Hey guys, welcome to my channel. I am your friend, your teacher Nisha Sharma. Very first, thank you all believing me and selecting me as your mentor, your guide. And guys, believe me, I will give you the best. So don't worry about this. We start from the zero till 100. Zero से लेके 100 तक हम complete syllabus करेंगे. So don't worry about this. You selected right place, Achievers Academy. Thank you for this. So today we are just discuss what is English literature, what we are going to read, what we are going to study. आज हम इन सब चीज़ों को करेंगे. तो आपके ग्रुप में कुछ बच्चे DT+B के भी होंगे, कुछ एस्टेट के भी होंगे, कुछ सीट KVS से रिलेटेड होंगे. तो यकीन मानिए चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे, चाहे वो पंजाब का है, यूपी का, वट हमने इंग्लिश लिटरेचर को जीरो से स्टार्टअप करके 100% तक कवरअप करना है. कहने का मतलब आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपने इंग्लिश लिटरेचर की कोचिंग ले ली तो किसी दूसरा एग्जाम आएगा, नेट को छोड़ के आपको कोई भी एग्जाम फेस करना है तो आप उसको क्लियरली अच्छे तरीके से कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्टअप करते हैं. तो व्हाट इज लिटरेचर, होता क्या है लिटरेचर. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. आपने बहुत लाइफ से हमने सुना है लिटरेचर, यू कैन से साहित्य इन हिंदी. हिंदी में आप लिटरेचर को साहित्य कह देते हैं. तो व्हाट इज साहित्य, क्या होता है ये साहित्य. साहित्य मीन्स जो आपको सोसाइटी का एक कहते हैं ना आईना होता है. मीन्स सोसाइटी को जो शो ऑफ करता है, जो प्रेजेंट जो सोसाइटी होती है उसको रिप्रेजेंट जो राइटिंग्स करती हैं वही तो लिटरेचर होते हैं. इनफैक्ट यू कैन से लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी. लिटरेचर किसको रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. इनफैक्ट यू कैन से लाइक दैट. क्योंकि कोई भी राइटर है, कोई भी कवि है, कोई भी बंदा है तो वो लिखता है तो अपने टाइम की सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को मैनेज करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लिखता है. जब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर, कैसे स्टार्ट हुआ इंग्लिश लिटरेचर, क्यों स्टार्ट हुआ इंग्लिश लिटरेचर, कभी सोचा है. इंग्लैंड तो था ही नहीं. डिटेल से करेंगे आज, तो जस्ट एक ओवरव्यू होगा. कल से डिटेल्ड क्लासेस रहेंगी टॉपिक वाइज. आज आपका एक समझ बनाना है लिटरेचर के लिए. तो इंग्लिश लिटरेचर है क्या, मीन्स व्हाट इज लिटरेचर, क्यों स्टार्टअप हुआ, कैसे स्टार्टअप हुआ. इंग्लैंड तो था ही नहीं, आपको पता है. इंग्लैंड कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सी लैंड थी. जो ट्राइब सेक्शंस, 3 ट्राइब्स आते हैं वो वहाँ पर अटैक करते हैं, मतलब वहाँ पर आ जाते हैं, धीरे धीरे रहना शुरू कर देते हैं और वो 3 ट्राइब्स मिलकर इंग्लैंड बना देती हैं. ये हम डिटेल स्टडी में पढ़ेंगे. तो जब इंग्लैंड बन जाते हैं तो आपको पता है लोगों को राइटिंग्स का हमेशा से ही शौक रहा है. तो कुछ ना कुछ लोग लिखना शुरू कर देते हैं. लोग क्यों लिखते हैं, सोसाइटी के लिए. आपने देखा एक राजा है, ठीक है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आपके अंदर एक राइटिंग की कला है तो आप क्या कहेंगे, यार मैं इस राजा के लिए 10-12 डायलॉग लिख देता हूँ और ये राजा कुछ ना कुछ लाइन पे आ जाएगा. अब राजा है, आप उसके मतलब दरबार में रहते हैं तो आप उसकी प्रेज में करेंगे. तो इस फॉर्म में जो है लिटरेचर स्टार्टअप हो जाता है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर की कि क्या है इंग्लिश लिटरेचर, कैसे स्टार्टअप होता है, कौन कौन सी एजेस हमें पढ़नी है, किस एज से हमें गुजरना है, कौन कौन से राजा लोग हुए, ये सब पढ़ते हैं. तो जब हम इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो मेजर पीरियड्स हैं, यू कैन से मेजर एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मेजर पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो मेजर पीरियड में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओल्ड इंग्लिश, या हम इसको बोलते हैं एंग्लो सेक्शन. एंग्लो सेक्शन इज अ ट्राइब, नथिंग एल्स, डोंट बी कंफ्यूज. एंग्लो सेक्शन इज अ ट्राइब, एक कबीला टाइप होता है. इंग्लैंड जो प्रेजेंट है उस जगह पर सबसे पहले ये आ जाते हैं. कोई अटैक नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस रहना शुरू कर देते हैं. सेक्शन, ट्राइब, जूट्स, ये 3 ट्राइब्स होती हैं. ठीक है, ये रहना शुरू कर देते हैं और ये अपना कुछ लिटरेचर लिखते हैं, लेकिन कुछ खास इनका नहीं मिलता. एक ही फेमस पोएम है ब्लू वुल्फ, जो इस टाइम की मानी जाती है. ये लोग बेसिकली पीजन थे. पीजन्स होते हैं जो गॉड को बिलीव नहीं करते, जो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, चर्च को थोड़ा मतलब गॉड में बिलीव नहीं होता इनका. तो दिस काइंड ऑफ पीपल दे आर एंग्लो सेक्शंस एंड दे एस्टैब्लिश देयर पर्टिकुलर टाइम पीरियड. और इनका जो टाइम पीरियड है वो था 450 से 1066. एग्जाम का पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा. एस्टेट के एग्जाम में हमेशा 100% और DT+B में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आपको एजेस गिवन होंगी और उनका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाएगा. तो जस्ट रिमेंबर द एजेस एंड टाइम पीरियड. तो 450 से लेके 1066 ओल्ड इंग्लिश, या हम इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड जो है कहते हैं. फिर इसके बाद आता है 1066 से 1500 तक मिडल एज. मिडल एज और इसी बीच आ जाती है अपनी ओल्ड इंग्लिश के बीच मिडल इंग्लिश, जिसको एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है. एंग्लो सेक्शंस के बाद क्या होता है, नॉर्मन्स जो है अटैक कर देते हैं. नॉर्मन्स आर द बेसिकली काइंड ऑफ फ्रेंच पीपल. जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के साथ आते हैं और वो इंडिया में इंग्लैंड में अटैक कर देते हैं और वो रहना शुरू कर देते हैं, अपना कुछ लिटरेचर लिखते हैं. तो उनका जो पर्टिकुलर एरिया बन जाता है वो बन जाता है मिडल इंग्लिश या नॉर्मन ट्राइब्स. मिडल इंग्लिश बोलते हैं. इस एज में चौसर, यू नो द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री,
चौसर जो है डोमिनेटिंग होते हैं, डेट्स वाई इस एज को कहा गया एज ऑफ चौसर। ठीक है, तो इस बीच वाली एज को एज ऑफ चौसर भी कहा गया था। ओल्ड एज के बाद जो मिडिल इंग्लिश है, इसका दूसरा नाम एज ऑफ चौसर भी आप इसको कह सकते हो, बिकॉज द चौसर इज द मोस्ट डोमिनेटिंग पोएट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा। इसके बाद क्या होता है, जब ये एजेस होती हैं तो ये एज होती है धर्म की, रिलीजन्स की। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक परिवर्तन के होते हैं, मतलब बहुत धर्म को मानते हैं, बहुत चर्च को मानते हैं, मतलब हर चीज़ को फॉलो करते रहते हैं। चर्च ये कर रही है, चर्च वो कर रही है, मतलब ब्लाइंड फेथ था चर्च के लिए। तो होता क्या है इस टाइम पे इंग्लैंड में, आपको पता है जैसे अब कोरोना महामारी चल रही है, पेंडेमिक्स, उसी सेम वैसे ही इंग्लैंड में प्लेग फैल जाता है उस टाइम पे। अब देखो क्या होता है, जब प्लेग फैल जाता है तो लोग क्या सोचते हैं, यार चर्च के जो प्रिस्ट हैं वो तो लाइक गॉड है, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी, दे आर जस्ट लाइक गॉड, कि वो तो भगवान है। तो लोगों को लग रहा था ये भगवान है तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें बचा लेंगे। बट होता क्या, आपको पता है भाई, कोई भगवान नहीं होता। चर्च के पादरी प्रिस्ट होते हैं, दे आर नॉट गॉड। वो अपने आप को गॉड क्रिएट कर लेते हैं, बट वो गॉड नहीं होते हैं। इनफैक्ट यही होता है। तो उनको क्या लगता है यार कि ये लोग अपने खुद को ही नहीं बचा पा रहे, सबको प्लेग हो रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे पीपल्स आते हैं जो एक अवेयरनेस लेके आते हैं और लोगों के अंदर एक रिफॉर्मेशन लेके आते हैं, एक चेंज लेके आते हैं कि नहीं, चर्च कुछ नहीं होती, इंसान का अपना भी एक अस्तित्व होता है। ह्यूमनिज्म जो इस चीज़ को बोला गया था, तो ह्यूमनिज्म की एक मुहिम आ जाती है। वाइक्लिफ जैसे जो है राइटर आ जाते हैं जो लोगों को रिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। एक रिफॉर्मेशन का ट्रेंड आ जाता है, एक नया लिटरेचर क्रिएट हो जाता है और इस सोच को बोला गया था रेनेसांस। रेनेसांस मीन्स पुनर्जागरण, रिवाइवल। ये जो रेनेसा है ये इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, रेनेसा स्टार्टेड फ्रॉम इटलीज फ्लोरेंस शहर। इटली के फ्लोरेंस शहर से रेनेसा जो है स्टार्टअप हुआ था 1500 से 1660 में। तो यू जस्ट रिमेंबर गाइज, रेनेसांस इज ओपनिंग ऑफ एरा। ठीक है, इसके अंदर एक रिवाइवल था, चेंज था, परिवर्तन था लोगों की थिंकिंग में, लोगों के विचार में। द थिंक चर्च इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, चर्च इज नॉट लाइक द गॉड। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बना लिया, अपना विचार बना लिया, अपनी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश कर ली, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया इस एज में। तो इस एज को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। जिस हिसाब से इस एज में लिटरेचर आया, जिस हिसाब से इस एज में सिचुएशंस क्रिएट हुई, तो इस एज को कुछ सब पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। तो ये सब पार्ट 1556 टू 1603 जो फर्स्ट सब पार्ट रहता है, दैट्स कॉल्ड एलिजाबेथन एज। क्योंकि इसमें जो सबसे डोमिनेटिंग होती है क्वीन, शी वॉज क्वीन एलिजाबेथ। फर्स्ट जो इंग्लैंड की मोनार्की होती है उस पर बैठने वाली पहली महिला है एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जो होती है क्वीन, ये बहुत बढ़िया होती है, स्टेबल सी होती है। यहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है इन सबको इसने हैंडल कर लिया होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये दोनों का ही साथ देती है, चर्च वालों का भी और नॉन चर्च वालों का भी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना एस्टैब्लिश करके रखा, अपना एरा, अपना रिगिन उस टाइम पे बहुत बढ़िया। और इस टाइम पे जब इन्होंने इतना अच्छा एस्टेब्लिशमेंट रखा, हर तरफ बहुत बेटर सिचुएशंस थी। तो जब सिचुएशंस बहुत बेटर होती हैं तो राइटर्स को भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है लिखने के लिए। तो इस टाइम में ड्रामा बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुआ। शेक्सपियर, बैन जॉनसन जैसे ग्रेट जो है राइटर्स आते हैं, प्ले राइटर। तो इस टाइम में ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और ये इस लिटरेचर की गोल्डन एरा के रूप में एस्टैब्लिश हो जाती है, ड्रामा के लिए बहुत फेमस है। तो टाइम जस्ट रिमेंबर 1558 टू 1603। नेक्स्ट है 1603 से 1625, डेट इज जैकोबियन एज। जस्ट रिमेंबर द 2 पॉइंट्स हेयर। जैकोबियन शब्द किंग जेम्स से बना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था DSSB के एग्जाम में कि जैकोबियन एज, व्हाई द जैकोबियन एज इज कॉल्ड जैकोबियन एज, बिकॉज द किंग जेम्स इज देयर, दैट्स व्हाई द जैकोबियन एज इज कॉल्ड जैकोबियन एज। अब किंग जेम्स थे ना, ये एक अलग टाइप के राजा थे, मतलब ये थोड़ा सा मनमाना सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखते थे, अपनी मर्जी से चलते थे। ठीक है, किंग जेम्स। और किंग जेम्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये स्कॉटलैंड के किंग थे पहले। ठीक है, ये पहले स्कॉटलैंड के किंग थे और स्कॉटलैंड में ये जेम्स 6 थे। क्योंकि क्या होता है, जिस हिसाब से अपना ये चलता है, हेरेडिकल ऑर्डर चलता है, जैसे कहते हैं ना पिता उसके बाद बेटा बेटा, तो ये ऐसे लिख देते थे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, ऐसे नाम नहीं बदलते थे। सपोज मी, माई डॉटर एंड मेरी डॉटर की डॉटर, तो मैं लिख दूँ निशा फर्स्ट, मतलब आई एम निशा ओनली, माई डॉटर इज निशा 1 और मेरी डॉटर की डॉटर निशा 2, मतलब लाइक दिस काइंड ऑफ दे आर डूइंग द पीपल्स। तो जेम्स जो था वो स्कॉटलैंड में किंग 6 था, लेकिन इंग्लैंड में पहला ही जेम्स नाम से राजा बना था, तो इसलिए इंग्लैंड में इसका नाम जेम्स 1 रखा गया। तो ध्यान रखना, जेम्स 6
स्कॉटलैंड के किंग और जेम्स वन इंग्लैंड के किंग सेम ही थे। स्कॉटलैंड में 6 नंबर पर बने थे, डेट्स वाई ही वॉज जेम्स 6, और इंग्लैंड में 1st नंबर पर बने थे, जेट्स वाई ही वॉज अ जेम्स 1st। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट इज होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें समझने का है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। समाज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाती है यहाँ पर। फिर एक एज आती है 1625 से 1649, जिसको हमने बोला कैरोलाइन एज। अब एक कैरोलाइन एज का भी कॉन्सेप्ट समझ लो। कैरोलाइन इज अ काइंड ऑफ चार्ल्स, ठीक है। ये भी लैटिन में चार्ल्स के लिए यूज़ किया गया था। जेम्स वन के जो बेटे थे किंग चार्ल्स वन, ठीक है, जेम्स वन के जो बेटे थे चार्ल्स वन, उसके बाद आते हैं चार्ल्स सेकेंड। तो ये चार्ल्स वन जो किंग थे ना, ये किस टाइप के किंग थे, ये अपनी मनमानी करते थे, पार्लियामेंट को नहीं मानते थे, रूल्स को नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से चलते थे, इवन पार्लियामेंट में जाते भी नहीं थे। ठीक है, तो ये बहुत ही राजा अपनी मनमानी करने लगा था, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे चार्ल्स वन से। तो लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम इसको पावर से एक्सप्लॉइट कर देंगे, मतलब पावर से एग्जीक्यूट करके ही दम लेंगे चार्ल्स वन को। तो लोगों ने इसको कुल मिला के पावर से एग्जीक्यूट कर दिया ये, और ऐसे इसके ऊपर क्लेम्स लग जाते हैं। एक गन पावर पिवॉट होता है, मतलब कुछ कहते हैं पार्लियामेंट में किसी ने बम दबा दिया था, नाम आ जाता है, लाइक ऐसे कुछ इश्यूज बनते हैं और लोग इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा अपने आप का राजा था, अपने आप में इंजॉय करना, पब्लिक को ध्यान नहीं रखता था, मतलब काइंड ऑफ डैड थे चार्ल्स वन। तो ऐसा जब था, चार्ल्स वन इस टाइप के राजा थे, तो ऐसे में क्या हुआ, लोग इनके पूरी तरीके से खिलाफ हो जाते हैं। और जब लोग 100% इसके खिलाफ हो जाते हैं तो इनको सिचुएशन ऐसी आ गई कि इंग्लैंड छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, चार्ल्स वन इंग्लैंड छोड़ के भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर राजा आते हैं एडवर्ड। अब एडवर्ड जब किंग आते हैं तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कैथोलिक्स होते हैं, मतलब बिल्कुल चर्च को मानने वाले होते हैं। इसका जो बाद में पार्ट आया वो क्या था, 1649 से 1660 में कॉमनवेल्थ एज या प्रोटेस्टेंट एज भी बोल देते हैं इसको। ये कॉमनवेल्थ बहुत कंफ्यूज करती है, मिल्टन वाली जो एज है। इस टाइम क्या होता है, इस टाइम बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ तो होते हैं ट्रू चर्च के फॉलोवर जो कैथोलिक्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं यहाँ पर जब किंग तो बचता ही नहीं है तो सब लड़ने लग जाते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा, बहुत घटिया वाला एटमॉस्फेयर हो जाता है लिटरेचर में। और यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो खुद तो कुछ करते नहीं है, एक तरफ कैथोलिक्स हैं, चर्च के फॉलोवर हैं, एक तरफ जो इनके अगेंस्ट थे जिनको प्रोटेस्टेंट बोला गया था। ठीक है, प्रोटेस्टेंट, हम कंफ्यूज होते हैं ना, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या थे, तो ये चर्च के अगेंस्ट थे, दैट वॉल एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये 2 टाइप के पीपल्स हैं और ये बिल्कुल डिफर हो जाते हैं और इनमें बहुत भयंकर वाली अच्छी वाली लड़ाई स्टार्टअप हो जाती है। और जब इस तरीके से लड़ाई स्टार्टअप हो जाती है तो यहाँ पर आप समझ लो सिचुएशंस इतनी बैड थी कि अच्छा लिटरेचर लिखा जाना बहुत मुश्किल था। तो इस टाइम में कोई लिटरेचर बहुत ड्रामा या बहुत ऐसा नहीं हुआ। इस टाइम में जो भी लिटरेचर था वो अपने किंग्स को ही स्पॉट करने के लिए लिखते थे, जैसे मिल्टन लिखते थे। तो मतलब खास ज़्यादा लिटरेचर यहाँ पर नहीं हुआ, पोइट्री ही की फॉर्म यहाँ पर चली थी। मतलब ड्रामा वगैरह जो एलिजाबेथन एज में बहुत हाई पे था, पीक पे था, वो यहाँ आके धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो मीन्स रेनेसांस के सब पार्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश आपको सिंपल याद रखनी है, नॉर्मन, कॉन्क्वेस्ट इसी में आ जाता है। फिर आपको रेनेसांस के सब पार्ट आपको याद रखने हैं, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ। तो कई बार पूछ लेते हैं विच इज नॉट इंक्लूडेड इन रेनेसांस, तो आपको ध्यान रखना है ये रेनेसांस में है, एलिजाबेथ, जैकोबियन, कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ये रेनेसांस के अंदर है और इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप। हाँ, फिर है नियो क्लासिकल एज, 1660 से 1800। अब 16 नियो क्लासिकल, नाम से ही क्लियर देखो, नियो और क्लासिक। पहले के लोग बहुत ज़्यादा क्लासिक्स थे। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, द पीपल दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, दे पीपल्स कॉल्ड क्लासिकल्स, वो क्लासिकल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो पीपल्स आ जाते हैं ये भी क्लासिकल होते हैं, बट ये नए क्लासिकल होते हैं। नए क्लासिक का मतलब क्या है, ये रूल्स तो फॉलो करते हैं बट अपने तरीके से, मतलब मैं रूल तो फॉलो कर रही हूँ बट अपने तरीके से, जो मुझे पसंद है हम उस तरीके से राइटिंग्स को लिख रहे हैं, साथ साथ बड़ों का भी सम्मान करके उनको भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, नियो क्लासिकल एज के अंदर वो जो फिनोमिना है वो यहाँ पर गिवन है, नियो क्लासिकल। अब नियो क्लासिकल एज को भी पढ़ने के लिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज है ये। 1 इज रेस्टोरेशन एज। अब ये रेस्टोरेशन क्या, देखो रीस्टोर, नाम से ही क्लियर है, रेस्टोरेशन मतलब रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब दोबारा से स्टोर होना, रिस्टोर मतलब दोबारा से कुछ स्टोर होना। अब दोबारा से क्या स्टोर हुआ, जो चार्ल्स वन यहाँ पर भाग जाते हैं इंग्लैंड को छोड़कर, वो चार्ल्स वन यहाँ रेस्टोरेशन एज में वापस आ जाते हैं।
तो चार्ल्स वन जब इंग्लैंड को छोड़कर यहाँ वापस आ जाते हैं, दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं, एडवर्ड किंग की डेथ हो जाती है, कोई स्ट्रोंग नहीं होता है अब बंदा, तो ये वापस आ जाता है अपना राज हड़पने के लिए कि भाई अब तो कोई इंग्लैंड में स्ट्रोंग है ही नहीं एडवर्ड की डेथ के बाद, तो क्यों ना मैं जाके अपनी गद्दी को प्राप्त कर लूँ, तो इसलिए वापस आता है। तो ये वापस आया तो इसलिए इसको रीस्टोर कहा गया। अब जब ये वापस आता है तो बीच में ये फ्रांस में रह के आता है, ठीक है। अब फ्रांस में रह के आता है तो ये बहुत सारा फ्रांस का कल्चर अपने साथ ले आता है, बहुत सारा फ्रांस का कल्चर, और इतना कल्चर का इम्पैक्ट यहाँ की राइटिंग्स पे होता है, इंग्लैंड की राइटिंग्स पे। इस जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाला स्ट्रीम है वो इसी टाइम आया था, तो इम्पैक्ट पूरा का पूरा लिटरेचर पर यहाँ पड़ता है, जो फ्रेंच वाला जो टाइम है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है, रेस्टोरेशन एज वाला। फिर यहाँ पर तो मतलब ऐसा ही है, यहाँ पर ड्रामा दोबारा स्टेब्लिश हो जाते हैं, यहाँ पर स्टुपिडिटी होता है, लव अफेयर, ये इस टाइप की थीम्स के साथ जो फ्रेंच का कल्चर था वो वाला कल्चर यहाँ पर आ जाता है। फिर 1700 से 1740 में अगस्टन एज या एज ऑफ पॉप, यू नो अलेक्जेंडर पॉप इज़ अ ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो अलेक्जेंडर पॉप की एज आ जाती है भाई यहाँ पर। फिर 1700 से 1800 जिसको हमने बोला एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एज ऑफ ट्रांजिशन, ये क्वेश्चन DTPLB में पूछा गया था, व्हाट इज एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब यहाँ पर कुछ चेंज हो रहे थे, यहाँ पर सेम वही चेंज हो रहे थे, फिर यहाँ पर लोग समझदार हो रहे थे, अब तक लोगों को जो कहा जाता था वही करते थे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यहाँ पर लोग अपने दिमाग से सोचने लगे थे, साइंस के बारे में, फिक्शन के बारे में, चीज़ों के बारे में। यहाँ पर पैम्फलेट्स बहुत ज़्यादा लिखे गए क्योंकि लोगों का विचार साइंटिफिक हो गया था, वो सेंसिबल बन चुके थे, उनमें ट्रांजिशन आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1800 कह देते हैं या 1798, सही मायने में 1798 में और 1830 तक लिटरेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एज स्टार्ट होती है, डेट इज कॉल्ड रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यू ऑल नो वेल रोमांटिक इज द मोस्ट फेवरेट एज ऑफ मोस्टली पीपल्स एंड मोस्टली स्टूडेंट। द रीजन इज दैट इज द मोस्ट ईजीएस्ट, और लैंग्वेज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है क्योंकि वर्ड्सवर्थ वगैरह ने एनालाइज किया कि सब हैवी लिख रहे हैं, वाई दे आर राइटिंग सो हैवी राइटिंग्स, जो आम पीपल्स के लिए पोइट्री है तो क्यों ना उनकी लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखा जाए, तो इसलिए रोमांटिक एरा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। फिर रोमांटिक एरा के बाद जो एज आती है डेट इज़ कॉल्ड विक्टोरियन एज। महारानी विक्टोरिया यहाँ पर डोमिनेट करती हैं 1830 से 1901 या 1900 होता है परफेक्ट, तो विक्टोरियन एज बिकॉज ड्यू टू महारानी विक्टोरिया। विक्टोरियन एज में नॉवल काफ़ी फेमस हो जाते हैं, दोबारा से नॉवेल्स को बहुत एक उड़ान मिल जाती है, पहली बारी खास अच्छे नॉवेल्स यहीं लिखे गए थे। 1901 से 1918 एडवर्डियन एज, डेट इज कॉल्ड एडवर्डियन एज बोला गया था। फिर 1918 से 1939 डेट इज कॉल्ड मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में मॉडर्निटी के ऊपर बल दिया गया था, बिल्कुल जो एंग्री यंग मैन थे, जो सोसाइटी थी, जो वर्ल्ड वार थे, इन सब थीम्स को लेके मॉडर्न एज क्लासीफाई हुई। और 1940 से टिल प्रेजेंट अब तक चल रही है पोस्ट मॉडर्न एज, मतलब तब से लेके अब तक जो अपनी एज चल रही है डेट इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न। एंड वाई द एज इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न, क्यों? क्योंकि भाई तब से लेके अब तक चल रही है, उसी फॉर्म में चल रही है और इसमें हम प्रेजेंटली जो चीज़ें हैं उसको जो है डील कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एजेस ऑफ लिटरेचर। वंस आई क्विक रिपीट ऑल द थिंग्स, very first thing that is old English, after that that is middle English, after that Renaissance, and Renaissance को हमने डिवाइडेड किया है एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ। यहाँ से दो क्वेश्चंस याद रखना, वाई द जैकोबियन एज इज कॉल्ड जैकोबियन एज बिकॉज ऑफ किंग जेम्स, कैरोलाइन एज बिकॉज ऑफ चार्ल्स वन। फिर न्यू क्लासिकल एज बिकॉज नया क्लासिज्म था। फिर रेस्टोरेशन एज बिकॉज चार्ल्स वन रिस्टोर हुए थे। कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेस्टेंट क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर चला था, लोगों के अंदर अपोजिट कैथोलिक्स और ये जो नॉन कैथोलिक्स थे इनमें वॉर स्टार्टअप था यहाँ पर। मिल्टन जो है खास पोएट थे इस टाइम के। फिर अगस्टन एज जिसको एज ऑफ पॉप बोला गया था। एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ ट्रांजिशन बिकॉज यहाँ पर सेंसेस, साइंटिफिक पैम्फलेट्स वगैरह का ट्रेंड आ गया था। और फिर रोमांटिक एरा, एवरीबडी नोज दैट इट इज विक्टोरियन एज, इट इज महारानी विक्टोरिया की वजह से। एडवर्डियन एज एंड लास्ट इज मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न एज। तो इट्स ऑल अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर एज। अब देखिए जो एस्टेट के स्टूडेंट है, जो एस्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उनको जस्ट इन एजेस से ही गो थ्रू होना, बहुत डीप चीज़ें नहीं पढ़नी है। लेकिन जो DTPLB और स्क्रीनिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको हर चीज़ डीप में पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर यह एज आपको क्लियर है। अब एजेस के साथ साथ कुछ और कॉन्सेप्ट है इंग्लैंड के अंदर। जैसे महाराजा लोग होते हैं, जैसे इतिहास में उठाए तो हम कहते हैं बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, तुगलक वंश था, फिरोज शाह तुगलक था, तो बहुत सारे वंश होते हैं, उनको हम डायनेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेसिटी, DYNSATY।
तो डेंसिटी को इसको सौरविजन्स कह सकते हो आप। सौरविजन्स का मतलब क्या होता है? सत्ता, ठीक है, शुद्ध लिटरेरी फॉर्म्स में बोला गया सौरविजन, SOVEREIGNs, सौरविजन्स, शुद्ध हिंदी में सत्ता कह दो, सौरविजन्स कह दो, कुछ भी कह दो, डेंसिटी कह दो। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में 100% आता है। केवी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया, DSSB में क्वेश्चन जरूर आया है, स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया था पिछली बार, और एस्टेट में भी यहाँ तक। एस्टेट इतना अच्छा नहीं पूछता है, लेकिन देखो बच्चों, मेरा मानना है एग्जाम का कोई भी भरोसा नहीं होता, एग्जाम वाले का कोई लेवल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, वो बहुत इजी पेपर भी बना सकता है, बहुत टफ पेपर भी बना सकता है। तो मुझे लगता है बीइंग ए टीचर, मुझे अपने बच्चे को 0 से 100 पढ़ाना चाहिए, और आपको भी 0 से 100 ही पढ़ना चाहिए, कुछ भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सौरविजन्स आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सौरविजन्स का मतलब कौन कौन से राजा लोग थे, क्या क्या इनका सीक्वेंस था। वैसे तो एक केस के अंदर बहुत सारे राजा हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक भी पढ़ते हैं, मोहम्मद बुल तुगलक भी पढ़ते हैं, जैसे लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ऐसे एक वंश में बहुत सारे राजा लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे ही इनमें भी थे, यही राजा जो एलिजाबेथ है, नॉर्मल किंग है, ये वो सब जो हमने पढ़े, एडवर्ड, जेम्स, चार्ल्स, तो ये सब इन हाउसेज में से थे, इन वंशों में से थे। तो आपको इतना डीप नहीं जाना कि किस वंश में कौन कौन सा राजा था आपको, लेकिन इनका सीक्वेंस पक्का याद रखना, ये पेपर में आता है। सबसे पहले था नॉर्मन किंग्स। आपको पता है एंग्लो सेक्शंस तो ट्राइब्स थी, उन्होंने कोई राजवाज नहीं किया, बेचारे वैसे ही आके रहने लगे थे, उनकी वजह से इंग्लैंड आइडेंटिफाई हो गया था बस कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले ट्राइब, सबसे पहले जो इन्वेड करके इंडिया में एस्टैब्लिश किया था अपना, तो सॉरी मैं इंडिया बोल जाती हूँ, इंग्लैंड में जो एस्टैब्लिशमेंट किया था वो नॉर्मन किंग्स ने किया था। तो सबसे पहले जो सौरविजन्स थे, सबसे पहले जो डेंसिटी थी, सबसे पहले जो राजा लोग इंग्लैंड में बने थे वो नॉर्मन किंग्स बने थे। नॉर्मन किंग्स के बाद बने थे द प्लेंटाजेंट, स्पेलिंग मैं रिपीट कर देती हूँ, PLANTAGENT, ठीक है। तो द प्लेंटाजेंट किंग जो है बने थे। इसके बाद द हाउस ऑफ लेंस्टर, इसके बाद जो किंग बने थे वो हाउस ऑफ लेंस्टर, LANCASTER, ठीक है। द नॉर्मन किंग्स, द प्लेंटाजेंट किंग्स, और फिर द हाउस ऑफ लेंस्टर। उसके बाद द हाउस ऑफ यॉर्क, इनकी अक्सर लड़ाई रहती थी, द हाउस ऑफ यॉर्क। फिर टुडार डेंसिटी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, टुडार डेंसिटी, और फिर स्टुअर्ट डेंसिटी, और इसके बाद द हाउस ऑफ हैनोवर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुन लो। विच इज़ द हाइएस्ट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सौरविजन्स, सत्ता के हिसाब से सबसे हाई या सबसे फर्स्ट डेंसिटी कौन सी थी डायनेस्टी, तो आप कहोगे नॉर्मन किंग्स। D++ में ये क्वेश्चन पूछा था, लास्ट कौन सी थी, द हाउस ऑफ हैनोवर, ठीक है। मतलब इसके बाद कोई राजा वाजा नहीं हुए, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी जो है टुडार डेंसिटी से बिलोंग करते थे। फिर प्लेंटाजेंट, इनका कोई लिंक बनाए, इनका लिंक बना दो, NP, देखते हैं कुछ, LYTSH, ठीक है, NPLYTSH, उल्टा सीधा करके कुछ ना कुछ लिंक बना देंगे इसका। NPLYTSH, N से नॉर्मन्स, P से प्लेंटाजेंट, L से लेंस्टर, Y से यॉर्क, T से टुडार, S से स्टुअर्ट, और H से हैनोवर। मतलब कुछ ना कुछ लिंक बना लेना इनका लिंकअप। तो ये डेंसिटी सीक्वेंस, कई बार इनका पेपर में क्वेश्चन आता सीक्वेंस में अरेंज करना, तो वो नॉर्मल, प्लेंटाजेंट, हाउस, लेंस्टर ऐसे ऐसे देगा ऊपर नीचे करके, तो आपको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, तो अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लिटरेचर एजेस एंड एज वेल एज सौरविजन्स, लिटरेचर के कौन कौन से हाउस थे, कौन कौन सी डेंसिटी थी, आपको अच्छे से यहाँ से याद रखना है। अब आगे चलते हैं, क्या है लिटरेचर में आगे इससे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई बीच में। चलो मैं आगे से टाइम दे दूंगी, बिल्कुल साइड में खड़ा होके, अब भूल गई मैंने रफ कर दिया। अब ये तो हुआ एक इंट्रोडक्शन कि इंग्लिश लिटरेचर में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन के बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लिटरेचर के लिए पता होनी चाहिए। डेट इज़ कि क्या है लिटरेचर में, क्या पढ़ेंगे हम लिटरेचर में। तो मीन्स आपको एक तरह से फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, आपको लिटरेचर की फॉर्म्स का पता होना चाहिए। अब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का क्या मतलब है, मतलब जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं वो किस किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या होता है उसकी राइटिंग में। तो लिटरेचर की 3 फॉर्म्स होती हैं। वन इज पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज।
यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट का टेट है जरूर आ जाता है, ठीक है, किसी भी स्टेट के टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगी, बट मैं बेसिकली बता रही हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ये, बट करना सब कुछ है। अब देखो फॉर्म्स ऑफ जो लिटरेचर की फॉर्म्स है वो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइडेड किए। फर्स्ट इज पोइट्री, सबसे पहले पोइट्री की फॉर्म होती है। सेकेंड जो फॉर्म होती है ड्रामा होती है। थर्ड जो फॉर्म होती है वो प्रोज होती है। अब क्या होता है पोइट्री, क्या होता है ड्रामा और क्या होता है प्रोज। तो सबसे पहले देखिए गाइस पोइट्री। पोइट्री आपको पता है जो पोएम्स लिखते हैं। पोइट्री बहुत प्राचीन काल से ही फेमस है। जैसे बात करें जो ग्रीक थे वो पोइट्स को वेट्स बोलते थे, याद रखना VATES बहुत बार आता है। वेट्स मीन्स क्रिएटर, मतलब सोसाइटी को क्रिएट करने वाले, सोसाइटी के क्रिएटर्स मानते हैं इनको। तो सोसाइटी को क्रिएट करने वाले को ग्रीक लैंग्वेज में वेट्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार पोएट्स को वेट्स किसने बोला था, तो पोएट्स को वेट्स बोला था ग्रीक लोगों ने, ठीक है। डिलाइटफुल पिक्चर बोला था उसने, अरिस्टोटल ने पोइट्री के बारे में। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डेफिनेशन दी थी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग। तो मीन्स पोइट्री को लेके बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग जो है व्यूज़ हैं, ठीक है, अलग अलग जो है पॉइंट्स हैं, जैसे ग्रीक बिलीव करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोइट्री हमारे अंदर। अब पोइट्री की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो पेपर में पूछ जाती है, मतलब क्या क्या होता है, आपको एक जनरल ओवरव्यू पता होना चाहिए, ताकि हम लिटरेचर में ये बोलें कि ये एपिक है, ये बैलेड है, ये नरेटिव है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, तो पहले ही आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक पता होगी तभी हाई लेवल से पढ़ोगी। तो पोइट्री में क्या क्या होता है, पोइट्री में होता है भाई एपिक, फिर पोइट्री में होता है मोक एपिक, पोइट्री में होता है ऑड, फिर पोइट्री में होता है लिरिक, बैलेड, ठीक है, लिरिक हो गया, बैलेड हो गया, सटायर होगा, पेस्टोरल एलेजी होगा, सटायर एलेजी, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, आई विल एक्सप्लेन ऑल। ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, ठीक है, ओड है, पेस्टोरल एलेजी है, मोक एपिक है। ये पोइट्री की कुछ मेजर थीम्स है। यूँ तो बहुत सारी नरेटिव पोएम, ये पोएम वो पोएम, बट मेजर थीम्स है पोइट्री की। तो एक डेफिनेशन ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको जस्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले है एपिक। एपिक क्या होता है, एपिक होता है जो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, जो बहुत बड़ी पोएम होती है ना, जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, एक बहुत भव्य तरीके से डेकोरेट की होती है वर्ड्स के साथ, लैंग्वेज के साथ, उसको हम बोलते हैं एपिक। एपिक एक सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्म होती है पोइट्री की, सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्म है, नॉट ग्रेट, ग्रेटेस्ट फॉर्म है पोइट्री की। एपिक इज द काइंड ऑफ लॉन्ग पोएम, ये लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। एंड हीरो इज अ काइंड ऑफ हाई लेवल पीपल, जो हाई लेवल का पर्सन होता है वो इसके अंदर बेसिकली हीरो को एक्ट करता है, जैसे किंग, राजा, कोई योद्धा, वॉरियर, हाई लेवल के पीपल को लेते हैं और बहुत हाई फाई लैंग्वेज के अंदर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो प्रेजेंटेशन की जाती है, डेट इज कॉल्ड एपिक। तो इन एग्जाम देयर इज अ डेफिनेशंस गिवन एंड ऑप्शंस आर लाइक डेट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज डेट, तो आपको याद रखना द लॉन्ग नरेटिव पोएम हैविंग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड अ ग्रेट हीरो इज कॉल्ड एपिक, तो वो एपिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोक एपिक। अब ध्यान से देखो, है तो ये भी एपिक, मतलब है तो इसमें भी यही क्वालिटी, ये भी लॉन्ग नरेटिव है, ये भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा, मतलब क्वालिटी तो इसमें भी यही है, बट डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंट इज व्हाट, इट्स अ मोक। मोक क्या होता है, मोक होता है मतलब कहते हैं ना पागल बनाने वाला, मीन्स फेक एपिक। एपिक तो है, इसे नकल तो है, बट ये फेक बनाता है। फेक बनाने का मतलब एक छोटे से ट्राइवल से इशू को पकड़ के, एक छोटी सी बात को पकड़ के आप उसको बहुत भव्यता से बना देते हो, मतलब जिस बात का कोई मीन नहीं होता। आपके बालों की एक लट कट गई, क्या है, कट गई भाई, इतने सारे बाल कट गए, कुछ भी है, तो मतलब इस बात को हम लेके हाय मचाएंगे और उस बात को लेके पूरा बहुत बड़ा बवंडर मचा दें, तो दिस इज कॉल्ड मोक एपिक। जैसे आपको पता है अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लोक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग और यू कैन से सबसे फेमस मोक एपिक है इंग्लिश लिटरेचर की। यदि हम बात करें तो रेप ऑफ द लोक, उस रेप का मतलब होता है कट जाना, नॉट ए रेप डेट इज सेक्सुअल रेप। तो रेप का मतलब होता है लट का, उसकी लट कट जाती है, बेलिंडा जो हीरोइन होती है, और उसके ऊपर इतना मेजर इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, निम्स फिल्म्स आती हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाते हैं, तो ये मोक एपिक है। एपिक का सबसे बड़ा एग्जांपल यदि इंडियंस की बात करें तो रामायण एंड महाभारत, एलिड, चिलीज, होमर्स एंड मिल्टन्स, पैराडाइज लोस्ट, फेमस एपिक्स आर देयर। नेक्स्ट है ऑड। ओड क्या होती है, एक लॉन्ग पोएम होती है। ओड होती है एक बहुत बहुत लॉन्ग पोएम
जो हाई स्टाइल के अंदर नरेटिव स्टाइल में लिखी जाती है, डेट इज कॉल्ड ओल्ड। जैसे यू नो वेल पीबी शैली एंड जॉन कीट्स इज अ फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर ओट्स। पीबी शैली और कीट्स जो है फेमस है ओट्स के लिए, ठीक है ना। फिर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक का मतलब ड्रामा वाली फॉर्म, इसको ड्रामा में भी कई बार हम काउंट कर लेते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा बोथ। ध्यान रखना, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये पोइट्री और ड्रामा दोनों का पार्ट भी बन जाता है कई बार। मोनो का मतलब होता है एक, लोगो का मतलब होता है स्पीच बोलना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ काइंड ऑफ जब एक ही बंदा जब स्पीच देता रहता है, एक ही बंदा, मतलब सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी कुछ बोल रही हूँ, ये फोटो देख के, ये मेरी वाइफ थी, ये ऐसी थी, और मुझे लग रहा है मुझे कोई नहीं सुन रहा, जबकि ऑडियंस मुझे सुन रही होती है। तो दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें एक सिंगल स्पीकर स्पीक करता है, अपनी बातों को प्रेजेंट करता है, एंड ही थिंक पीपल कुडंट हियर मी बट ऑल द ऑडियंस हियर दैट स्पेशल पीपल। तो इसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। एंड यू नो हु इज द बेस्ट इन ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर में। तो सबको पता है भाई, इसने सबसे अच्छे ड्रामेटिक्स, माई लास्ट डचेस बहुत अच्छा इसका जो है एग्जाम्पल है। जब वो उसकी देखने आता है रिश्ता के लिए, तो वो बताता रहता अपनी औरत के बारे में कि ऑल द स्माइल्स स्टॉप। बहुत अच्छी लाइन्स हैं, बहुत बढ़िया। पढ़ेंगे ना जब रॉबर्ट ब्राउनिंग को, तब पढ़ेंगे, ठीक है। लिरिक होती है जो शॉर्ट्स पोएम होती है, जो छोटी छोटी पोएम्स होती है, दैट इज कॉल्ड लिरिक। बैलेड्स और लिरिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लिरिक इज अ काइंड ऑफ सेम म्यूजिकल पोएम एंड बैलेड्स इज अ काइंड ऑफ सेम म्यूजिकल पोएम, बट व्हाट इज डिफरेंट, जो बैलेड होता है उसमें सिंगर्स जो है वॉन्डरिंग होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। जैसे होते नहीं थे बंजारे से अपने पैर, जैसे आजकल ये बोलते हैं वो बैंड होते हैं, जो बैंड सनम बैंड है, कितना अच्छा गाना गाता है वो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, ओह सॉरी, ठीक है। तो ये जो काइंड ऑफ बैंड्स होते हैं ये बैलेड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बैलेड इज अ काइंड ऑफ पोइट्री, लिरिक इज अ काइंड ऑफ पोइट्री, बोथ आर म्यूजिकल पोइट्री। डिफरेंस इज दैट लिरिक इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोइट्री एंड बैलेड इज सिंग बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स, घूमते हुए सिंगर्स के द्वारा गाई जाती हैं बैलेड। नेक्स्ट है सटायर। सटायर यू नो वेल कमेंट होता है जो एक सोसाइटी को रिफॉर्म करने के इशू से, सोसाइटी की फॉलीज के इशू से, रिफॉर्मेशन के इशू से जो कोई पोइट्री लिखी जाती है, तो वो पोइट्री क्या कहलाती है गाइस, सटायर कहलाती है, ठीक है। आप किसी को रिफॉर्म करना चाहते हो, किसी में चेंजेस लाना चाहते हो, तो उसके लिए जब आप किसी पोइट्री को लिखते हैं तो वो पोइट्री क्या कहलाती है, सटायर कहलाती है, ठीक है। वो पोइट्री क्या कहलाती है, सटायर कहलाती है। नेक्स्ट है एलेजी। एलेजी तो मैं कह रही हूँ लिख के ले लो। आज तक जितनी बार भी टेट एग्जाम्स हुए हैं, स्टेट एग्जाम हुए हैं, या डीएसएस भी हुआ है, एलेजी हर किसी एग्जाम में आई है। एलेजी क्या होता है, एलेजी होती है एक लेमेंटेशन सॉन्ग, जो किसी की डेथ के ऊपर गाना गाया जाता है ना, उसको एलेजी बोलते हैं। जैसे कि पीबी शैली ने अडोनियाज लिखी थी कीट्स की डेथ के ऊपर, तो किसी की डेथ पे इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट में उसको हम मोर्न करते हैं, यार वो बंदा मर गया लाइक, फिर उसकी अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और लास्ट में दिखाते हैं दिस इज द रूल ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एलेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको हर एलेजी करनी है, करनी क्या, आप तो खैर मैंने जिम्मा ले लिया भाई, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो मैं पढ़ाऊँ उसको पढ़ना है। तो एलेजीज अलग से ही करवा दूंगी, फेमस एलेजीज और उनके राइटर्स और किसके ऊपर लिखी थी, ठीक है। तो एलेजीज बहुत अच्छे से करना है। तो ये बेसिकली फॉर्म होती है गाइस किसकी, पोइट्री की। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रामा। ड्रामा की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। अब ड्रामा की तो सबको पता है भाई, ड्रामा और पोइट्री में क्या डिफरेंस होता है। पोइट्री को हम लिखते हैं, लेकिन ड्रामा को हमेशा स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पोइट्री को लिखा जाता है और ड्रामा को हमेशा किस पे प्रेजेंट किया जाता है, स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है। जो ड्रामाज होते हैं वो स्टेज के लिए बने होते हैं। फ़र्क यही होता है पोइट्री और ड्रामा, जैसे स्टेज पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब ड्रामा ये होना चाहिए। अब ड्रामा की सबसे हाईलाइटेड फॉर्म होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाईलाइटेड, एवरीबडी नोज, डेट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। डेट इज कॉल्ड, मैं ट्रेजेडी की स्पेलिंग कैसे भूल सकती हूँ भाई, इतनी इंग्लिश पढ़ा के, ऐसा कैसे मेरा माइंड स्लिप हो सकता है। TRAGEDY, TRAGEDY। कभी कभी क्या हो जाता है, इतनी छोटी स्पेलिंग हम कैसे भूल सकते हैं। मैं मेरा रट के रट डाली थी ये तो ड्रामा की सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है गाइस ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी यू ऑल नो वेल, जिसके अंदर एंडिंग जो है दुखद होती है, जिसका दुखद एंड होता है। जैसे कि यू नो शेक्सपियर्स की 4 मेजर ट्रेजेडी हैं, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। सबको पता है कितना फेमस है शेक्सपियर, हैमलेट, मतलब ट्रेजेडीज़ के लिए। और ट्रेजेडी किंग जबकि शेक्सपियर को नहीं माना जाता, भाई ध्यान रखना,
ट्रेजिडी जो किंग है दैट इज़ नॉट शेक्सपियर, दैट इज़ मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो थे, उन्होंने एक भी मतलब सब कुछ सारी ट्रेजिडी ही लिखी थी। तो क्रिस्टोफर मार्लो इज़ अ फेमस फॉर ट्रेजिडीज, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो ड्रामा या ट्रेजिडीज के लिए क्रिस्टोफर मार्लो को फेमस माना जाता है। अब ट्रेजिडी की भी फॉर्म होते हैं, जैसे एक तो होती है ट्रेजिक कॉमेडी। अब ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर क्या होता है, ट्रेजिक भी है और कॉमेडी भी है, मीन्स ट्रेजिक भी होगी और भाई कॉमेडी भी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, आप दुखी भी हो और खुश भी हो। मतलब होता है ना, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी, हीरो हीरोइन बेचारे शुरू में मिल जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, दुख होता है, हम जैसे भी लोग सोचते हैं यार ये कब मिलेंगे, बड़ा दुख हो रहा है इन दोनों को, तो और लास्ट में उनका एक हैप्पी एंड हो जाता है, शादी वादी हो जाती है, दैट्स कॉल्ड ट्रेजिडी कॉमेडी। फिर होती है रोमांटिक ट्रेजिडी, आपको पता है जो रोमांटिक ड्रामा होते हैं जो रोमांटिक थीम को लेके बने होते हैं। फिर कॉमेडीज होती हैं, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। अब कॉमेडी के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता है, ह्यूमर मतलब जिसमें हंसी मजाक चलता है। अब हम तो सिंपल ह्यूमर कह देते हैं, लेकिन नहीं, बेन जॉनसन कहता है कुछ फ्लूसिड होते हैं अपने लाइफ के, जब वो मिक्स मैश हो जाते हैं, उथल पुथल, तब जाके ह्यूमर क्रिएट होता है। कॉमेडी की एक्सट्रीम होती है कॉमेडी ऑफ मैनर। अब कॉमेडी सिंपल भी होती है, कॉमेडी ह्यूमरस भी होती है और मैनर भी होती है। कॉमेडी ऑफ मैनर में क्या है, द सोसाइटीज़ मैनर, उस टाइम के सोसाइटी के जो मैनर थे, जो मैंने आपको बताया था रेस्टोरेशन एज में फेमस होती है, वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उसके अंदर मैनर्स को दिखा रखा है, उसके अंदर सोसाइटी की फॉर्म को दिखा रखा है कि कैसी है सोसाइटी, क्या हम सोसाइटी से सीख रहे हैं, क्या हम सोसाइटी से पढ़ रहे हैं, तो डेट्स कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर। तो इस चीज़ को बोला था गाइस कॉमेडी ऑफ मैनर। इसके अलावा एक फॉर्म होती है ड्रामा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास्क, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रामा की एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है डेट इज कॉल्ड मास्क। ये बहुत बार आता है। ये क्या है मास्क, होता तो ये भी ड्रामा है, ये बेन जॉनसन के टाइम बहुत बहुत फेमस हुआ था, है तो ये ड्रामा, लेकिन ये किस टाइप का ड्रामा होता है, जैसे सारे ड्रामा तो आम लोगों के लिए होते हैं, नॉर्मल पीपल्स के लिए, लेकिन जो मास्क होता है ना वो स्पेशल लोगों के लिए होता है, वो स्पेशल पीपल के लिए होता है। स्पेशल पीपल या स्पेशल लोगों का मतलब क्या है कि द पीपल्स आर वेरी स्पेशल, वो बहुत स्पेशल होते हैं। वो बहुत स्पेशल कौन होते थे उस टाइम, राजा लोग। जो राजा लोग होते हैं उनके लिए जो ड्रामा ऑर्गेनाइज किया जाता है डेट इज कॉल्ड मास्क। जैसे कि मैंने एक ड्रामा है स्पेशल राजा रानी को ही दिखाना है, तो उसके अंदर बहुत भव्य अरेंजमेंट किया जाता है, हाईलाइटेड स्टेज एंड एवरीथिंग इज अ वेरी वेरी एवेलेटेड, हर चीज़ बिल्कुल हाई लेवल पे होती है। तो बेन जॉनसन जो है काफ़ी फेमस थे मास्क वगैरह लिखने के लिए। तो समझ लेना ये स्पेशल ड्रामा होता है जो राजा रानी वगैरह के लिए ही जो है लिखा जाता है, तो उस टाइम का जो है ड्रामा होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें पूरा डेकोरेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, मतलब भव्य स्टेज। जैसे सीधी सी बात है कि मैंने अपनी गली में प्ले दिखाना है तो मैं सिंपल सा दिखा दूंगी, लेकिन मैंने पीएम मोदी जी को बुला के दिखाना है तो मैं सजा सजू के दिखाऊंगी, मतलब वही चीज़ है, समझ रहे हो। फिर प्ले ड्रामा में प्रॉब्लम प्ले होते हैं। प्रॉब्लम प्ले जो किसी सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं, कोई भी सोसाइटी के इश्यूज़ को ले लेते हैं और प्रॉब्लम को डील करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले। वन एक्ट प्ले जो वन डे में ही, मतलब सुबह से शाम तक ही आके ख़त्म हो जाते हैं, तो वन एक्ट प्ले होते हैं। एक ही एक्ट में पूरा सीन जो है कवरअप हो जाता है, तो वन एक्ट प्ले होता है। अब ड्रामा को जब हम पढ़ते हैं ट्रेजिडी, तो ट्रेजिडी के कुछ पार्ट होते हैं जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। सिंपल अभी दो ही चीज़ें याद रखना, अरिस्टोटल पढ़ाऊंगी उसमें डिटेल बताऊंगी सारी, बट वैसे याद रखना, एक होता है कैटास्ट्रोफी और एक होता है डिनाउंसमेंट, ठीक है। एक होता है कैटास्ट्रोफी और एक होता है डिनाउंसमेंट। जो ट्रेजिडी का एंड होता है वो कैटास्ट्रोफी कहलाता है और जो कॉमेडी का एंड होता है डेट इज कॉल्ड डिनाउंसमेंट। ये क्वेश्चन अनेकों बार पेपर में पूछा था, ध्यान रखना। जो ट्रेजिडी का एंड होता है कैटास्ट्रोफी, ऐसे याद कर लेंगे, कथा के अंत में ट्रॉफी मिल गई तो ट्रॉफी एंड में मिलती है, ठीक है। तो कैटास्ट्रोफी, टी से ट्रॉफी, टी से ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का एंड कैटास्ट्रोफी और जो इसका एंड होता है डेट इज कॉल्ड डिनाउंसमेंट। स्पेलिंग में बता देती हूँ, नोट डाउन कर लो, CATASTROPHE, डेट इज कैटास्ट्रोफी। डिनाउंसमेंट DENOUEMENT, DENOUEMENT, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना। फिर ग्रोथ होता है, क्लाइमैक्स होता है, ये तो सबको ही पता है भाई, ड्रामा के अंदर एक ग्रोथ होता है, फिर एक क्लाइमैक्स होता है पीक पे जाके, एस लाइक दैट, वो चीज़ें जो है ड्रामा में चलती रहती हैं। अब जो लास्ट फॉर्म होती है लिटरेचर की, लास्ट बट नॉट लिस्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, डेट इज कॉल्ड प्रोज, डेट इज कॉल्ड प्रोज। अब प्रोज के अंदर क्या होता है, प्रोज के अंदर होता है, देखो पोइट्री, पोएम होगी फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ भावनाएं, फुल ऑफ फीलिंग्स, डेट इज कॉल्ड पोइट्री, ये तो पोइट्री होगी भाई। अब ड्रामा क्या होगा, जो स्टेज पर किया जाता है। अब एक बीच की फॉर्म रहेगी प्रोज। प्रोज क्या होता है, कई बार आपके मन में आता है यार मैं है ना किसी राजा के ऊपर है ना कोई कमेंट्री करूं, उस टाइम मेरा सिचुएशन ऐसा है ना, तो मैं पोएम लिख के उसको
प्यार से तारीफ कर सकती, ना ही मैं उसके लिए लंबा सा ड्रामा सजा सकती। तो उस टाइम क्या होता है, छोटे छोटे पैम्फलेट हम लिख देते हैं, छोटे छोटे एसेज हम लिख देते हैं, जो सोसाइटी मतलब बेसिकली सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, जो सेंसिबिलिटी एज थी, जो ट्रांजिशन एज थी, उसमें ये चीज़ बहुत फेमस हुई थी, प्रोज। ठीक है ना, प्रोज इज अ बेसिकली काइंड जो सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, छोटे छोटे पैम्फलेट लिखते हैं, एसेज लिख देते हैं, तो वो चीज़ प्रोज कहलाती है। तो प्रोज में पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉवेल्स। ठीक है, नॉवल इज अ पार्ट ऑफ प्रोज। नॉवल जो है पार्ट होता है प्रोज का। नोवेल क्या होता है, नोवेल और ड्रामा में कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं होता, ये भी लंबा सा होता है, ये भी बड़ा सा होता है। नोवेल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट इनको परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, नॉवेल्स जो हैं उनको स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता, जबकि जो ड्रामाज होते हैं गाइज उनको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, और नॉवेल्स को स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब नॉवेल्स बहुत टाइप के होते हैं। नॉवेल्स सबसे पहले डोमेस्टिक नॉवेल। डोमेस्टिक मतलब जो अपने घर वर की बातें हम करते हैं, घर की कोई भी टॉपिक को उठा के लिख देते हैं, डोमेस्टिक नॉवेल। जैसे कि जेन ऑस्टन जो लिखती थी मैरिज की थीम पे, घर की थीम पे, तो डोमेस्टिक और मैरिज थीम पे जेन ऑस्टन ने जो नॉवेल्स लिखे हैं तो वो इसी टाइप के नॉवेल्स थे। फिर है गोएथिक नॉवल। गोएथिक GOATHIC। गोएथिक नॉवल जो ब्लड शेड्स के होते हैं, जो ड्रामने से होते हैं, जिसमें ब्लड शेड्स का थीम होता है, तो एक गोएथिक नॉवल कहलाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, एपिस्टोलरी नॉवल। गाइस ये बहुत बार पूछा जाता है। एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है? एपिस्टोलरी नॉवल होता है जब लेटर्स की फॉर्म में ही प्लॉट डेवलप होता रहता है। प्लॉट मतलब जो ड्रामा लिख रहे हैं उसका जो एक तरह से पूरा स्टेज बन गया, जो परफॉर्म हो रहा है चीज़ें, तो वो प्लॉट कहलाता है। एपिस्टोलरी नॉवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। एपिस्टोलरी क्या होता है? जिसमें लेटर्स की फॉर्म में कोई भी चीज़ डेवलप होती है, मतलब हीरो है हीरोइन है, आपस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, बट एक उसको लेटर भेजा जा रहा है, उसको लेटर भेजा रहा है, लेटर से गलतफहमियाँ हो रही है, लेटर से ही मिल रहे हैं, मतलब दिस काइंड ऑफ कॉल्ड प्लॉट। एक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छी फिल्म है, देखी होगी सबने, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम जो फिल्म है, दिस इज द काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल। सिर्फ तुम में दीपक एंड आरती, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, तो इसी टाइप से होती है भाई। हमारा भी रिलेशन कुछ सिर्फ तुम वाला है। तुम बच्चे मुझसे मिले नहीं हो कभी भी, बट आई एम रियली अटैच्ड विद यू गाइज। तो ठीक है, दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स कॉल्ड एपिस्टोलरी नॉवेल्स जो है ये कहलाते हैं। फिर हिस्टोरिकल नॉवेल्स आपको पता है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रैवल यूज नॉवल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। एक पिकारेस्क्यू नॉवल हो जाते हैं। पिकारेस्क्यू नॉवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिकारेस्क्यू नॉवेल्स के अंदर क्या होता है? ट्रैवल यूज, जो ट्रैवल की थीम पर होते हैं, ठीक है, जैसे स्विफ्ट के होते थे, तो ट्रैवल की थीम वाले ट्रैवल यूज नॉवेल्स कहलाते हैं। पिकारेस्क्यू नॉवेल्स कौन से होते हैं? पिकारेस्क्यू जिसके अंदर एक हीरो होता है, वो वॉन्डरिंग होता है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, और लोगों को लगता है यार ये कोई मतलब मवाली गुंडा सा टाइप में होगा, लेकिन वो राइटर का एक बंदा है जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है अपने अंदर। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड पिकारेस्क्यू नॉवल। जैसे टॉम जोन्स है, हेनरी फील्डिंग काफ़ी फेमस है। पिकारेस्क्यू, डोमेस्टिक, फिर रीजनल, आपको पता जो रीजनल से रिलेटेड होते हैं, रीजन से। साइकोलॉजिकल नॉवल जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे वर्जिना वुल्फ जो नॉवेल्स लिखती थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड जो नॉवल थे, तो दैट्स काइंड ऑफ कॉल्ड साइकोलॉजिकल नॉवेल्स जो है वो कहलाते थे। इसके अलावा प्रोज के अंदर शॉर्ट स्टोरीज का कंटेंट होता है। शॉर्ट स्टोरीज होती है जो बेसिकली प्रोज के अंदर होती हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज के बाद यदि मैं बात करूँ तो सिंपल बायोग्राफीज जो होती है, ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं, ये सब प्रोज का पार्ट है। ठीक है, तो ये थी मेजर थीम ऑफ इंग्लिश, मेजर फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैं बोलूँ ये एपिस्टोलरी नॉवेल है, तो आपको पता होना चाहिए जब मैं पढ़ा रही हूँ कि आप उस टाइम ये क्वेश्चन ना पूछो व्हाट इज एपिस्टोल। वैसे तो मैं राइट है, कितने ही क्वेश्चन पूछो, बट मैं जनरल बता रही हूँ कि आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। जब मैं कहूँ इट्स द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ मास्क, अब अगर मास्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए पढ़ाई करने से पहले बेस का, तो ये मास्क होता है, ये एपिस्टोलरी नॉवेल होता है, ये गोएथिक नॉवेल होता है, ये वो होता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको फॉर्म्स क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लिटरेचर की एजेस को पढ़ा, फिर मैंने सौर विजन्स हाउस के बारे में बताया, अब मैंने आपको लिटरेचर के फॉर्म्स के बारे में बताया, और अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अलावा हम क्या पढ़ेंगे। इनके अलावा हम अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंडियन राइटिंग का। ठीक है, इनके अलावा अलग से हम लिटरेचर में पढ़ेंगे इंडियन राइटिंग, क्योंकि जो इंडिया के राइटर्स हैं वो भी बहुत फेमस हैं, और भाई वो भी एग्जाम के लिए स्पेशल अहमियत रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन राइटिंग पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे। अब एस्टेट वाले या किसी भी स्टेट के, चाहे वो पंजाब के टीचर बन रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के बन रहे हैं, एमपी के बन रहे हैं, बीटेट के बन रहे हैं, यूपी एलटी ग्रेड वाले टीचर बन रहे हैं, उनका सिलेबस यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैंने सारे पेपर्स ऑब्जर्व कर रखे हैं, अमेरिकन से आगे आज तक नहीं पूछा भाई उनके सिलेबस के अंदर। ठीक है, बट हम बात कर लेते हैं हरियाणा के कुछ जो स्क्रीनिंग वाला अपना एग्जाम होता है,
ये सब तो सबने करना है, मतलब सबका मतलब स्टेट वालों ने भी करना है, पीजीटी वालों ने भी करना है, फिर आपको ये एलटी ग्रेड वालों ने भी करना है, फिर ये आपको पंजाब टेट वालों ने भी करना है, सब ने करना है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम मेरे राइटर्स अलग, मेरे राइटर्स अलग। तो देखो मैं तो 0 से 100 करवाऊंगी, सीधी सी बात है। चलो बाद में बताती हूँ, पहले सुन लो। फिर है जो स्क्रीनिंग वाले बच्चे हैं और जो D++ वाले बच्चे हैं, क्योंकि हमने यहाँ नेट को ऐड नहीं किया, बाकी हमने सभी कोर्सेज को ऐड किया है। इन और KVS वाले जो बच्चे हैं इनको यहाँ पर थोड़ा सा, KVS में भी यहीं तक कवर हो जाता, ज़्यादा नहीं आता। इनके बच्चों को यहाँ पर कैनेडियन पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार कैनेडियन डाला हुआ था, DSSP में तो नहीं डाला था, लेकिन DSSP वाले फिर भी पढ़ लें क्योंकि 200 नंबर बहुत होता है। ठीक है, तो कैनेडियन हमें यहाँ पढ़ना है। कैनेडियन के साथ साथ आपको यहाँ पर अफ्रीकन राइटिंग भी पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा बहुत अफ्रीकन भी पढ़ना है, और कुछ कुछ पॉइंट हम वर्ल्ड लिटरेचर के भी फेमस वर्क्स की आउटलाइन या उनके जो वर्क्स हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्ल्ड लिटरेचर को देख लेंगे। इनके अलावा आपको यहाँ पर लिटरेरी मूवमेंट्स में पढ़ाऊंगी, जो लिटरेचर में क्या क्या मूवमेंट्स हुए, रेफेलाइट्स मूवमेंट, ये मूवमेंट, वो मूवमेंट, सारी मूवमेंट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स को पढ़ेंगे और लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे। लिटरेरी टर्म्स में जैसे फिगर ऑफ स्पीच, मीटर, राइम्स, ये वो, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये ऑल ओवर है जो मैंने आपको अपने कोर्स में पढ़ाना है, और मुझे नहीं लगता इससे फालतू। और इंग्लिश लैंग्वेज की पैडागोजी, क्योंकि पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखती है, पैडागोजी को भी हम पढ़ेंगे। और ग्रामर तो भाई मैं पेड कोर्स की बजाय मुझे लगता है यूट्यूब वाले बच्चों को भी बहुत पढ़ाना मेरे को ज़रूरी है, तो ग्रामर के टॉपिक मैं यूट्यूब पे ही करवाऊंगी ताकि वो सब बच्चों को अवेल हो जाए। ठीक है ना, बट बेसिक ये सब आपको ही करवाऊंगी इस कोर्स के अंदर, तो इस कोर्स में ये शामिल है। अब कुछ बच्चों का डाउट या क्वेश्चन होगा, मैम मैं तो LT ग्रेड की कोचिंग ले रहा हूँ, मैं तो स्क्रीनिंग की ले रहा हूँ, मेरे तो यही राइटर है, यही आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस मेंशन होता है ना, हमेशा वो सिलेबस पेपर्स में नहीं आता। D++ में 4 राइटर मेंशन होते हैं TGT में, विलियम वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी और मिल्टन और शेक्सपियर, लेकिन 4 राइटर्स के बाहर भी क्वेश्चंस हैं, मैंने पेपर्स देखे हुए हैं। कहने का मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। इफ़ यू आर द ट्रू लिटरेरी स्टूडेंट, यदि आपका पेपर दूर है, पास नहीं है, दूर है ना, तो आपको हर चीज़ को करना है, और मैं आपको हर चीज़ करवाऊंगी। दूसरी बात, फिर भी कोई बच्चे का लगेगा मुझे कि भाई LT ग्रेड का पेपर आ गया, हरियाणा स्क्रीनिंग का पेपर आ गया, तो वीडियोज़ ही तो बनानी है, एक दिन में 6 बना दूंगी, लेकिन आपका सिलेबस मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगी, बहुत बढ़िया तरीके से। सो होप आपको आज की क्लास पसंद आई, एंड पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट करना ना भूले क्लास को। और जो बच्चे क्लास में अभी जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यदि आप ऑनलाइन कोर्स को लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9034022541 7015467794। अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, ऑफलाइन कोचिंग संडे को होती है 3 से 4 घंटे इंग्लिश लिटरेचर, एंड ये स्पेशल ऑनलाइन बैच है अपना, आज से स्टार्टअप हो चुका है। ये एक फ्री क्लास थी और ये सब स्टूडेंट्स के लिए मैंने डालनी उपयुक्त समझी, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है मैम डेमो दे दीजिए, बट मुझे लगता नहीं डेमो की जरूरत है, मेरा यूट्यूब भरा पड़ा है लेक्चर से, लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड पे मैंने ये डेमो लेक्चर सबके लिए ओपन कर दिया है, अदरवाइज तो मूड नहीं था करने का ओपन, बट कोई बात नहीं। और जो कोर्स ना भी ले सके तो डोंट वरी, मैं आप लोगों के भी साथ हूँ, आप लोगों को भी पढ़ाती रहूँगी, बट बस कोर्स में सिस्टमेटिक क्लास होंगी, डेली क्लास होंगी, और बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको पता चीज़ों का। तो 9034022541 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7015467794 पर फ़ोन कर सकते हैं। आई एम निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी पानीपत। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम बच जाती है तो इस कोर्स के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो मैंने आज क्लास पढ़ाई है, जो भी मैं क्लास पढ़ाऊंगी, उस क्लास के पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी। माई ऑनलाइन कोर्स इज नॉट लाइक डैट कि मैंने आपको वीडियो दे दी और कहानी खत्म। वीडियो देने के बाद भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करवाना सब मेरी हेडेक है, सब मैं बच्चों को अपने ग्रुप में रखती हूँ और बहुत अच्छे से मेहनत कराऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।